डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन है और आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पर, जहां पर हम लोग कंसिस्टेंटली, आपने देखा होगा कुछ समय पहले यहां से शुरुआत हुई थी नीरज सर का एक विजन, जहां से हमने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, डाउट सेशन, लॉन्चिंग, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th, जो भी बच्चे ऑप्ट किए हैं आपके क्लास 12th में, उनकी एक मन में रहता है कि कॉमर्स लिए 12th में मैथ्स का क्या होगा, नहीं होगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला तैयार है आपके लिए पूरी सीरीज लेकर के। और आज जो हम आपके सामने प्रेजेंटेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, मैं साकेत सर, मैथ्स फैकल्टी, यहां से कई सालों से जुड़ा हुआ हूं और हम लोग हर समय डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या किया जाए, जिससे हर वो स्टूडेंट, हर वो बच्चा, चाहे वो हमारे कोचिंग का हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी, एनीवन, आप उसको ये लिंक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये प्रीवियस ईयर पेपर अप्लाइड मैथ्स के जो पूछे जाते हैं सीबीएसई के द्वारा, एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। आपको टिप्स बताएंगे, टेक्निक्स बताएंगे, सारे स्ट्रेटजीज बताएंगे कि अप्लाइड मैथ्स में भी कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। हाउ? तो उसका बहुत आसान तरीका है, वो सारे तरीके हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कितना टाइम देना है, किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका मैथ्स जो होता है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है। मैथ्स, आपका अप्लाइड मैथ्स का जो पेपर होता है वो बिल्कुल कोर मैथ्स से डिफरेंट है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ते हैं स्ट्रेटजी के साथ, तो बहुत इजीली आप 100 आउट ऑफ 100, 95 to 100% स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं है और आपकी डिग्री और आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू होता है आपका, 1 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर होता है आपका, 2 मार्क्स, 21 से लेकर के 25 तक, 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर होता है, 3 मार्क्स ईच, 18 मार्क्स, 6 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, 4 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी, जो होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत इजी होता है, पैसेज बेस्ड होता है, लेकिन उसमें बहुत आसानी से मार्क्स उठाए जा सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं और आई होप कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 18, 12, 30, 20, 50, 70, 80 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है एमसीक्यू। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन, ये 2024 का कोड नंबर 465 आपके सामने है। पेपर, कंप्लीट पेपर की प्रेजेंटेशन हमारी टीम ने तैयार की है और इसको हम लोग आपको स्ट्रेटजीज के साथ सॉल्व करेंगे, आपके साथ सॉल्व करेंगे, आपको टिप्स बताएंगे, टेक्निक्स बताएंगे कि शॉर्ट आंसर पे कितना समय देना है, कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाना है, बहुत सारे तरीके हम आपको बताएंगे। सपोज पहला क्वेश्चन आता है आपका रेस गेम एंड स्किल से, जिसमें है इन अ 1 किलोमीटर रेस प्लेयर पी बीट्स प्लेयर क्यू। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाते हैं आपके पास। 1 किलोमीटर का रेस है तो हमारे पास एक डेटा है 1000 मीटर का। प्लेयर पी बीट्स प्लेयर क्यू, मतलब प्लेयर पी विनर है, यह पता है, यानी कि बी फास्ट दौड़ा होगा बाई 18 मीटर्स और 9 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 18 मीटर से हरा देता है
और 9 सेकेंड में हरा देता है। तो बहुत सिंपल है, रिलेटिव स्पीड तय कर लो 18/9, यानी कि क्यू का स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड का है रिलेटिव स्पीड। क्यों? क्योंकि जितना देर में, और डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल लो, जब 1000 मीटर पहुंचा P तो Q कितना पहुंचा? 18 कम, यानी कि 482, सॉरी 982, माय मिस्टेक, 982 मीटर ही पहुंचा। इसको 18 मीटर और कवर करने के लिए 9 सेकंड लगता, तो दोनों साथ साथ पहुंच जाता, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का इसका स्पीड है। तो इसको जाने में कितना समय लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, कितना होगा? 491 सेकेंड। आपका आंसर हो गया पहला का सी। हमारा ये पहला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। एकदम ट्रिकी रहता है लेकिन बहुत आसान, सब कुछ इसके अंदर ही नजर आएगा आपको, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इन लीनियर इनइक्वालिटी से रहता है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, x इज ग्रेटर देन y, z इज लेस देन 0, मतलब z एक निगेटिव नंबर है, इससे सिर्फ यह पता चला x y से बड़ा है। हमें नहीं पता कि x क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। हमें नहीं पता कि x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, व्हाटएवर, लेकिन हमें जैसे पता है x, हम इतना जानते हैं कि अगर x ग्रेटर देन y है और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो xz ये ग्रेटर देन वाला केस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी, जैसे सपोज 7 इज ग्रेटर देन 5, तो जरा एक बात बताओ, इन दोनों नंबर को -2 से मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो -14 -10, ये बड़ा रह गया कि छोटा रह गया? छोटा रह गया। यानी कि देखो कितना आसानी से बन गया हमारा, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। कैसे? निगेटिव नंबर से कोई भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, राइट। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी सॉरी। अब डिवाइड करते हैं जरा, तो डिवाइड करेंगे तो जरा क्या होगा, ये भी इनइक्वालिटी बदल जानी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन है तो ये भी ग्रेटर बदल गया, तो हमारा आंसर हो गया लेस देन डी, डायरेक्ट आंसर मिल गया। लेकिन यहां तो 3 ऑप्शन ग्रेटर था तब ना, अगर नहीं रहता तो क्या, रैंडम हम कोई नंबर चूज कर लेते। x बराबर अभी हमने लिया था मान लो 4, y बराबर मान लो 3 और z बराबर -1। जरा पुट करके देख लो, 4/-1, 3/-1, -4 -3 लेस देन, मतलब ये सही हो गया, हमारा 2 का आंसर हो गया डी। कितना आसानी से सॉल्व होता है। और देखो मैथ्स जो है ना, मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग जब आपके साथ आईआईटी की भी सीरीज लॉन्च करने का प्लान है हमारा, 10th की बिहार बोर्ड की पूरी सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। अगर आपके सर्किल में कोई ऐसे बच्चे हों जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके 10th के लिए पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। हमारे बहुत ही हाईली ट्रेन्ड फैकल्टीज यहां पे पढ़ा रहे हैं, मैथ साइंस सब कुछ हिंदी मीडियम में कंप्लीट। तो आपके लिए हर चीज रेडी है, बस एक मिशन, एक तैयारी, एक कदम आपको बढ़ाना है और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो सेकंड का ऑप्शन हो गया बाबू डी। कैसे? हमने एक नई टेक्निक जानी कि अगर निगेटिव नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब हम देखते हैं, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी। जरा देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी ए इज इक्वल टू बी, सोचो कि बी स्क्वायर कैसे आएगा, यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन में अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बाबू, b इंटू बी ए के जगह b लिख दें,
ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, सॉरी, एक साइड से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू बी। अब जरा गौर करो, बी को एक ब्रैकेट में डाल दो, ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से? ए बी की जगह ए लिख सकते हैं, यस। बी ए की जगह वापस हम बी लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। देयरफॉर बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर? बी प्लस बी, दैट इज 2b। यानी कि हमारा आंसर हो गया ये। अगर सिमिलरली जस्ट इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रिवर्स कर ले कि सपोज इस बार ये पूछ चुका है, अगली बार आपको पूछेगा तो घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए। तो सिमिलर वैल्यू इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 2a। लेकिन हमारा यहां पे बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 2b। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो गया? हमारा बी स्क्वायर हो गया बी के बराबर और ए स्क्वायर हो गया ए के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। आप सोचो कि एमसीक्यू में क्या वो सीबीएसई नहीं चाहता कि आप लोग पास करो, सीबीएसई चाहता है कि आप अच्छे से अच्छा नंबर लाओ। बस वो जानना चाहता है कि आप कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हो। तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिया है, इतना बड़ा डिटरमिनेंट क्यों दिया है खुद सोचो। बहुत बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहां इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया है, जस्ट सोचो कि क्या कुछ छोटा कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो लगता है कि कॉमन निकाल सकते हैं छोटा करके। तो कैसे कर सकते हैं? हम C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? शायद कुछ हो जाए। ज्यादातर इस टाइप के आंसर का 0 होता है या 1 होता है आंसर, लेकिन हम लोग को परेशान नहीं होना है, समझना है। 40, 72, 29 माइनस 5, 24, 2, 7, 5, 5, 9, 3। अब गौर करो, इन तीनों में से कुछ कॉमन है? तो हाँ है, 8 कॉमन है। 5, 9, 3, 2, 7, 5। इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा आ गया, C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया। जब डिटरमिनेंट आइडेंटिकल हो जाता है, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, याद रखना हम लोगों ने डिटरमिनेंट की भी एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है 0। तो हमारा आंसर हो गया 0। हमने पहले ही गेस किया था कि इसका आंसर 0 या 1 में से कोई एक होगा। तो हमारा आंसर हो गया A 4 का। समझ गए कितना आसान है? जस्ट इमेजिन करो आप लोग कि इतना बड़ा वैल्यू नहीं दिया है कि आप प्लस माइनस प्लस करके पूरा 42 का मल्टीप्लिकेशन करो, 79 का मल्टीप्लिकेशन करो। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपली कोई ना कोई रो या कॉलम का ऑपरेशन लगाने से हमारा डिटरमिनेंट बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, यह है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। ट्रिपल डिफरेंशिएशन है, लेकिन परेशान नहीं होना है, बहुत इजी डेरिवेटिव दिया हुआ है। जस्ट इमेजिन e का पावर -2, सीधा सीधी 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि e का पावर x होता है, लेकिन यहां पे 2 भी है, तो एक बार -2 मल्टीप्लाई होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरी बार करेंगे तो फिर से -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 4। तो क्या ये होगा? नहीं, ये सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर होता। एक बार और करेंगे तो 4 इंटू 2 क्या होगा? -8। यानी कि हमारा वैल्यू क्या हो गया? -8 e टू दी पावर 2x 5 का d हो गया। डायरेक्ट में कोई ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो निकालते रहो एक बार। y1 हो जाएगा e का पावर -2x इंटू -2। अगला बार e का पावर -2x इंटू -2 इंटू -2, तो 4 हो गया। अब भाई अगली बार निकाले y3 यानी कि d3y बाई dx3, तो हो गया 4 e का पावर -2x इंटू -2, अगेन हो गया -8 e का पावर -2x, यानी कि हमारा आंसर हो गया 5 का d। नेक्स्ट, दिस फंक्शन इज, तो ये फंक्शन देखो बहुत सिंपल है एकदम। याद करो 10th क्लास का अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर,
उसमें ग्राफ दिया रहता था, हम ग्राफ बना के भी पता कर सकते हैं, लेकिन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड बहुत आसान तरीका है, dy बाई डी एक्स निकाल लो, y बराबर मान लो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बाबू 2x माइनस वन, इसका जीरोज निकाल लो, तो x बराबर हो गया 1/2। अब पूछा भी जा रहा है 1/2 के इर्द गिर्द, लेकिन इसमें एक और इंटरवल दे दिया गया है, इंफिनिटी से नहीं पूछा गया है, 0 है और 1 है, तो 0 किधर पड़ेगा इधर, 1 किधर पड़ेगा इधर। जस्ट कोई भी एक नंबर पुट करके देख लो जो 1/2, क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1/2 है, इसके इर्द गिर्द इधर या इधर कोई भी एक नंबर रैंडम, सपोज यहां पे वैल्यू पुट करना है हमें, सपोज हम 1/4 पुट करते हैं, तो क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, यह है हमारा 0.5। हम सपोज यहां आगे बढ़ते हैं, 1/4 तो इधर पड़ेगा, 1/4 क्या होगा, यहां पुट करते हैं तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहां पे डिक्रीजिंग होगा और यहां पे इंक्रीजिंग होगा। कौन सा आंसर है जरा बताओ तो, दिख रहा है, डिक्रीजिंग इन 0 से 1/2, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी। कैसे, इसमें डिक्रीजिंग हो गया, इसमें इंक्रीजिंग हो गया, देखो कंफ्यूज करने के लिए भी दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 का डी। डिक्रीजिंग कहां पर होता है, जहां पर dy बाई डी एक्स यानी कि हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, वहां पे डिक्रीजिंग होता है, जहां पर हमारा फंक्शन का f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, वहां पे फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो हमारा वैल्यू हो गया, ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग इन 0 से 1/2 से 1 एंड डिक्रीजिंग इन 0 to 1/2। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो सेक्शन ए को हम लोग कितना आसानी से अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना आसानी से आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड द डिग्री। देखो जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री निकालना होता है बाबू, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में बदलते हैं। इसको dy बाई डी एक्स कैसे बनाएंगे, सबको dx से डिवाइड कर दो सबसे पहले, जरा देखना तो, y इंटू 1 प्लस एक्स लॉग y बाई एक्स dy बाई डी एक्स, ये कैपिटल Y नहीं है, इसको स्मॉल y ही कंसीडर करेंगे, माइनस 2x dy बाई डी एक्स, इधर भी करेंगे, दोनों साइड dx से डिवाइड किए हैं, dy बाई डी एक्स बराबर 0। जस्ट देखो सारा dy बाई डी एक्स का टर्म सेपरेटेड है, तो सब ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसको कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है dy बाई डी एक्स, 2 बार होता तो d2y बाई डी एक्स 2 होता, तो 3 बार होता तो d3y बाई डी एक्स 3 होता, तो उस समय ऑर्डर 3 हो जाता, तो ऑर्डर तो 1 हो गया, मतलब हमारा ये वाला तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, हमारे पास ये 3 वैल्यू हैं। अब बचता है डिग्री। डिग्री होता है ऑर्डर, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसका हाईएस्ट पावर, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होना चाहिए, ई के पावर में, लॉग के अंदर में, फंक्शन में, साइन में, किसी एंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहां dy बाई डी एक्स सब जगह सेपरेटेड है, पावर 1 है, मतलब हो गया 1,1। 7 का आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट, अ फेयर क्वाइन इज टॉस ट्वाइस। बहुत सिंपल, एक फेयर क्वाइन को 2 बार टॉस किया गया, इससे हमको तुरंत पता चल गया कि सैंपल स्पेस होगा 4। इफ द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स, तो रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड 4 सैंपल स्पेस में h h h t t h और t t, जरा बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ हेड्स, तो 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड कितनी कितनी बार आ सकता है, या तो 0 बार, या तो 1 बार, या तो 2 बार, मैक्सिमम 2 ही बार ना हेड आएगा, या तो दोनों बार टेल आ गया तो 0 हेड कहलाएगा, एक बार टेल आया तो 1 हेड आएगा,
एक हेड आएगा और या तो दो हेड आएगा। तो इसका एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन याद रखना, ई एक्स, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को म्यू भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। एवरेज ऑफ एक्स क्या होता है? सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, यानी जो जो रैंडम वेरिएबल है और उनकी जो जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसके प्रोडक्ट के सम को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो जरा बताना पी एक्स बराबर 0 क्या होगा? यहां से देखो सिंपल, 0 हेड मतलब 1/4, 1 हेड मतलब ये और ये यानी कि 2/4, अच्छा 2 हेड यानी कि 1/4, 2 हेड का एक ही है ना, एच एच। अब इन लोग को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, म्यू यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4, जोड़ो जरा, ये तो 0 हो गया, 2/4 प्लस 2/4 4/4 दैट इज 1, यानी कि हमारा आंसर हो गया 8 का ए। समझ गए? ये है हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। याद रखना अगर वेरिएंस पूछेगा तो होगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर, मीन का स्क्वायर घटा देंगे और स्क्वायर के डेविएशन, यहां 0 के बजाय 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो रूट अंडर वेरिएंस कर देंगे, जो आंसर आएगा इसका रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 1275 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 PM। अभी अगर 9 बजकर रात बज रहा है तो 1275 घंटे के बाद क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसका ऑप्शन है। इसमें एक फन फैक्ट है जो हम लोगों ने जानबूझ के इस क्वेश्चन को स्पेशली इंट्रोड्यूस किया है कि सीबीएसई आप लोग के साथ कभी कभी ऐसा भी जानबूझ के मजाक करता है। देखो 1275 घंटे के बाद 9 बजे के बाद क्या बजेगा? आज अगर 9 बज रहा है, जरा सोचो 1275 घंटे होते हैं क्या? नहीं, 24 घंटे का साइकिल चलता है, तो यानी कि 24 घंटे के ही बीच का कोई टाइम होगा। 24 से इसको भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा उसके आगे बढ़ा दो। 24 5 जा 120, रिमाइंडर 7 75, 24 तिया 72 3। अब एक बात बताओ, यानी कि 3 यानी 1272 घंटा के बाद तो वापस 9 बज जाएगा। 9 PM, 9 बजने का मतलब दो होता है, या तो PM या तो AM। 9 PM के 3 घंटे बाद क्या बजेगा? कमेंट में लिखो। 9 PM के 3 आवर के बाद, तो आम बोलचाल में तो 9 बजे के बाद 3 घंटे बाद क्या बजता है? 12 बजता है, चेहरे पर नहीं घड़ी में। तो यार 12 बजेगा, तो 12 तो यहां ऑप्शन है, तो क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं, 9 PM के 3 घंटे के बाद क्या बजेगा? 12 AM बजेगा। 12 AM नाम का कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो न ये ऑप्शन, न ये ऑप्शन, न ये ऑप्शन, न ये ऑप्शन। आप बेहिचक लिख सकते हैं कि नो ऑप्शन इज करेक्ट। अगर सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन दिया, नो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सो बस आपका काम है इतना लिखना, और सीबीएसई हर उन स्टूडेंट्स को 1 मार्क्स अवार्ड करेगा गिफ्ट में। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है कि अरे नहीं नहीं लगता है सीबीएसई से मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक नाम की कोई चीज नहीं होती है प्रिंटिंग में। सीबीएसई में हमसे हो सकती है, हम लोग ह्यूमन एरर करते हैं। सीबीएसई मल्टीपल टाइम्स प्रूफ रीडिंग कराते हैं, तो वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि स्टूडेंट्स कहां तक क्वेश्चन को समझते हैं। तो हाँ, अगर AM रहता तो निश्चित तौर पे 12 AM बजता अनडाउटेडली, या ये 8 PM होता तो 11 PM बजता, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, इफ फॉर अ पॉइजन वेरिएट इफ Px बराबर K इज इक्वल टू x बराबर K प्लस 1, बहुत सिंपल है, आपको प्रोबेबिलिटी याद रखना चाहिए, इसमें जाए डायरेक्ट है इसका आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। 10 का B होगा K प्लस 1, क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो ये कहां पर इक्वल होता है? तो इक्वल वैल्यू पर इक्वल होता है। वैसे आपको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे Px बराबर K का वैल्यू निकालना। Px बराबर K क्या होता है? e टू दी पावर माइनस लैम्डा
इंटू लैम्डा टू द पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, उसको भी पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा वेरिएंस का इक्वल वैल्यू। वेरिएंस कहां पर होता है? जहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर दो वैल्यू पर इक्वल है तो इन दैट केस हमारा वेरिएंस, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएंस, क्या होता है? इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉड टी लेस देन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी अल्फा देन द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? बड़े बड़े कंपनीज में एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है और देखा जाता है कि ये केस सिनारियो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो कुछ कंडीशंस होते हैं, तो याद रखना है जब कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू आएगा तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किस कंडीशन में होता है? जब हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लेस देन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब ये बहुत सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा बाबू 11 का बी। फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टेकन एज। देखो गौर करो, यह भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो इंडिपेंडेंट सैंपल है, डिफरेंस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। सिंपल, दो सैंपल का टोटल सैंपल कितने नंबर्स हो जाएंगे? n1 प्लस n2। दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों में एक एक जोड़ दिए थे तो एक एक घटा दिए, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? n1 प्लस n2 माइनस 2। यानी कि ये ऑप्शन है कहीं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, क्योंकि डिग्री डिफरेंस में +2 और ऐड कहां से आएगा सैंपल? तो दो फ्रीडम में ये घट जाएगा। तो 12 का सी। कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट आप देखो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम नहीं है, आपका 12th बोर्ड है और बहुत सिंपल। अगर आप स्ट्रेटजी से जाओगे तो बहुत इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। मतलब एमसीक्यू में तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने से। नेक्स्ट, फॉर द गिवन वैल्यूज, ये बहुत सिंपल है, इसमें आप लोग ज्यादा वर्क करो। 5 ईयर मूविंग एवरेज। 5 ईयर मूविंग एवरेज क्या है? 5-5 साल को जोड़ो, 5 से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, इसको जोड़िए, 5 से डिवाइड कीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 2 5 7 12 8 20, 2 2 4 3 7 4 11 4 15 5 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 40। तो हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर रिजेक्ट हो गया। अब ये और ये में दो तो ऑप्शन बचता है, लेकिन दोनों का सेकंड देखो, ऑप्शन से जाने की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे तो फिर अब अगला इसको हटा दो, अब यहां से 5 चलो, 1 2 3 4 5, इसको फिर 5 से डिवाइड कीजिए, लेकिन ये तो पक्का है कि 42 आएगा ही आएगा। अब हम देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको 1 2 3 4 5, इसको जोड़िए, 5 से डिवाइड कीजिए, 8 7 15 3 18 2 20, 2 4 6 3 9 5 14 4 18 4 22, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 4 जा 20, 2 20 44, यानी कि आंसर हो गया हमारा बी। अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज रहता तो 3 को जोड़ते, 3 से डिवाइड करते। 4 ईयर मूविंग एवरेज रहता तो 4 के स्लॉट में जोड़ते और 4 से डिवाइड कर देते। मतलब देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मुझे पूरा आपको सॉल्व करके समझाना है, वो आपने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, मैं जानता हूं, आई एम डैम श्योर, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इट मींस कि आप अपने कैरियर के लिए सीरियस हो। तो हम आपको वो टेक्निक समझा रहे हैं कि कैसे आप अपना टाइम बचा सको। ऐसा नहीं है कि आपको 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालने नहीं आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा इजी मेथड ढूंढ रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी एक्यूरेटली एंड स्पीडीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट, यूजिंग फ्लैट रेट मेथड calculate the EMI to pay 20,000 rupees loan in 2.5 years
एट इट फ्लैट रेट मेथड बहुत सिंपल होता है, सीधा सीधी एसआई के मेथड से इंटरेस्ट निकाल लो, जोड़ दो, जितने समय के लिए लिया गया लोन उससे डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आई क्या होता है, पी आर टी बाई 100, यानी कि हो गया 20,000 इंटू 8% इंटू 2.5 साल यानी कि 5/2, यानी कि 4,000 रुपए। 4,000 रुपए में 20,000 को जोड़ दीजिए तो टोटल अमाउंट पे करना होगा 20,000 प्लस 4,000 बैंक बोला कि भैया हम लेंगे। और कितने दिन के लिए लेंगे, हर महीने देना है 2.5 साल तक, मतलब 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, 30 मंथ्स। 24,000 भागा 30 कितना हो जाएगा, 800, यानी कि 800 रुपए हमारे हो गए, यानी कि हमारा हो गया ऑप्शन बी। मतलब बहुत इजी, देखो गौर करो कि कितना आसान हो रहा है हमारा कैलकुलेशन, बहुत सिंपल मेथड से। नेक्स्ट, अ मोबाइल फोन कॉस्ट 12,000 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 इयर्स। देखो दो, स्क्रैप वैल्यू यूजफुल लाइफ 3 इयर्स इज 3,000, देन द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। बहुत सिंपल, 12,000 रुपए का फोन है, 3 साल बाद इसकी कीमत मात्र 3,000 रह जाएगी। तो 2 साल के बाद कितना होगा, यानी कि 3 साल के बाद कीमत 3,000 रह जाएगी। तो जस्ट इमेजिन करो 3 साल में कितना घट गया, 12,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 3, 12,000 में से 3,000 घटा दिए, डिवाइडेड बाई 3 साल की बात हुई थी, 9,000 भागा 3, यानी कि 3,000 रुपया हर साल ये घट जा रहा है। अब जरा देखो 2 साल के बाद कितना रह जाएगा कीमत, तो सिंपल सी बात है 6,000 रुपये रह जाएगी। क्यों, हर साल कोई भी चीज की वैल्यू घट जाती है। तो क्या हो जाता है, ऐसा कैलकुलेट क्यों किया जाता है, देखो ये मैथ्स में, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों की मशीनरीज खरीदती हैं। तो करोड़ों की मशीनरीज अगर 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद जब वो खराब हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कबाड़ी के भाव 100-200 रुपए में बिकती है, करोड़ों की मशीनरीज कबाड़ी में भी लाखों में बिकती हैं। तो वो निकाला जाता है स्क्रैप वैल्यू मेथड से कि कंपनी अपना लॉस कैलकुलेट करेगी, कंपनी अपना बुक वैल्यू कैलकुलेट करेगी, कितने रुपए में पड़ा हमारा इफेक्टिव प्राइस, ताकि उसके आधार पे कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिस्कस की जा सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया डियर, 15 का बी। नेक्स्ट, What sum of money should be deposited at the end of every 6 month? देखो ध्यान देना, हर 6 महीने पे बात हो रही है। टू एक्यूमुलेट 50,000 एन्युटी का क्वेश्चन है, मतलब हमें कितना हर महीने हम पैसा जमा करें हर 6 महीने पे, ताकि 8 साल में मेरा पैसा हो जाए 50,000 रुपया। 6% हमारा इंटरेस्ट रेट है और एक वैल्यू दिया हुआ, जस्ट गौर करो ये 16 क्यों है, 8 साल का 16 से क्या लेना देना, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो टाइम डबल हो गया, तो 16 यहां पावर मिल गया हमको, ये गिवन वैल्यू है जिसको हम यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन में। 6% है तो यहां 0.3 क्यों दिया हुआ है, जरा सोचो। 6% एनुअल है तो 6 महीने पे कितना हो गया, 3% हाफ ईयरली। तो सिंपल सी बात है, 50,000 इज इक्वल टू जो हमारा टर्म पीरियड है इनटू 1 प्लस आई टू दी पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा बहुत सिंपली 50,000 1.03, 1 प्लस 0.03, 8 साल में कितनी बार एक्यूमुलेट होगा इंटरेस्ट, 16 बार। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2480 रुपए 57 पैसे। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। 16 का आंसर हो गया हमारा
सी। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखो। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, जरा गौर करो। इसका ग्राफ बहुत आसान है, पहले पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो x 3 हो जाएगा। तो 0,2 y एक्सिस पर कहीं पड़ेगा। एक दूसरा कलर ले लेते हैं। 0,2, 3,0, ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ। ग्रेटर देन का ग्राफ किधर होगा? तो ऑब्वियसली सारा पॉजिटिव नंबर है, तो ग्रेटर देन का ग्राफ इधर होगा। और हम ये जानते हैं अपने बेसिक ज्योमेट्री से कि कोई भी लाइन एक पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन है। तो अब जरा गौर करो, ये लाइन वाला हिस्सा है कि नहीं? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का रहता तो ऐसा रहता, तो ऐसा नहीं दिया है। इंटायर एक्स ओ वाई प्लेन, जो कि नहीं होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पूरा प्लेन कहां है? खाली ये वाला रीजन है। हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन यहां है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन इधर है, हमारा ग्राफ उधर जा रहा है। हाफ प्लेन दैट, क्या लिख दिया है, कोई गलत टाइपिंग हो गया। हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स द ओरिजिन नॉर द पॉइंट्स ऑन द लाइन 2x प्लस 3y बराबर 6। लग तो रहा है कि यही होगा, सॉरी, लग तो रहा है कि यही होगा। क्यों? क्योंकि हाफ प्लेन दैट, अच्छा, ये वाला टी यहां से उठ के यहां आ गया है। दैट नाइदर कंटेन्स द ओरिजिन नॉर द पॉइंट्स, मतलब ना ओरिजिन को कंटेन करे, ना इस लाइन पे पड़ने वाले पॉइंट को कंटेन करे, मतलब उधर का पॉइंट। दूसरा भी देख ही लेते हैं ऑप्शन, होल एक्स वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। होल एक्स वाई प्लेन नहीं, एक्सक्लूडिंग तो है लेकिन होल नहीं कंटेन कर रहा है। यानी कि हमारा आंसर हो गया 17 का सी। आप लोग देख सकते हो बच्चों, कितनी आसानी से हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। इन एन एलपीपी, जरा देखो, एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर एक्स प्लस बी वाई, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करा जाता है, हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट्स। अगर एक से ज्यादा जगह पर मैक्सिमम वैल्यू अकर करता है किसी फंक्शन, मान लो कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये वाले रीजन है, अगर मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पे अकर करता है फिजिबल रीजन के अंदर, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर एक से ज्यादा पर किया 2 पॉइंट पर, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर करेगा, क्योंकि हम हर पॉइंट पे मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं। कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जहां पर कि हमारा वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। 18 का आंसर हो गया हमारा डी। फिजिबल रीजन कौन सा होता है? जहां पे हमारा सॉल्यूशन लाई करता है। मान लो ये रीजन इधर है, ये रीजन इधर है, ये रीजन इधर है, ये रीजन इधर है, तो ये फिजिबल रीजन हो गया, इसको कहते हैं फिजिबल रीजन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 18 का डी। 19 नंबर, यहां पे देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जानबूझ के सीबीएसई पूछते हैं आपसे, कि वो जान सके कि आपने सिलेबस को कितना डेप्थ में स्टडी किया है। इसमें 2 ऑप्शन रहेगा, 2 स्टेटमेंट रहेगा, एक असर्शन एक रीजन। आपको यह देखना है कि दोनों सही है कि नहीं, और अगर सही है, पहले अगर कोई फॉल्स है तब तो आंसर सी या डी में से कोई हो जाएगा। सी है जब ए ट्रू है, आर फॉल्स है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। डी कब लगाना है? जब असर्शन ही गलत है, रीजन सही है। लेकिन ए और बी में ज्यादातर बच्चे गलतियां कर जाते हैं। उसमें बोलता है कि अगर, देखो गौर करो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। मतलब ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हम जानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लो, सही देख लो कि है कि नहीं। अगर ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट के आगे बिकॉज लगा दो और देखो कि उसके बाद वो दोनों लाइन का कोई मीनिंग है कि नहीं। अगर है तो आंसर ए होगा, और दोनों सेंसलेस मीनिंग बनाता है, आपस में अलग अलग सही है, तो बी हो जाएगा। जरा देखते हैं क्वेश्चन। द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से 1। रीजन एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0।
जरा गौर करो, पहला एसर्शन याद करो, हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहीं पे एक क्वेश्चन था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से, और किस्मत से यही सेम फंक्शन था। ये कहां पर हुआ था याद है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 पर इसका क्रिटिकल पॉइंट था 0 और 1, यानी कि हम लोग देखे थे 1/2 से छोटा पर ये क्या था? डिक्रीजिंग था, और इधर क्या था बाबू? इंक्रीजिंग था। यहां पे इंक्रीजिंग था, यहां पर डिक्रीजिंग था। यहां क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -1 से 1, और -1 यहां है तो यहां तो और डिक्रीजिंग रहेगा। तो -1 से 1 में इंक्रीजिंग कहां से हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि असर्शन ही फॉल्स हो गया हमारा। असर्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन क्या हो गया? तो ऑब्वियसली रीजन ट्रू हो जाएगा। और वैसे भी हम देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन का f' ग्रेटर देन 0 है तो कंटिन्यूअस होगा। क्यों? f' पॉजिटिव होना मतलब वहां पे कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है, तभी वो f' एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ये कौन सा? a इज फॉल्स, r इज ट्रू। 19 का डी। कैसे? हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग सेक्शन ए आज कंप्लीट करेंगे। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n बराबर 200, p बराबर 0.04। तो हम लोग जानते हैं बाइनोमियल का मीन होता है, और वही पॉइजन का भी मीन होता है, लैम्डा बराबर np। 8 बिल्कुल सही है एसर्शन। मीन क्या हो गया? 8 हो गया। px बराबर 4, x बराबर 4 देखते हैं। px बराबर 4 का वैल्यू चेक करते हैं। तो px बराबर 4 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? e टू दी पावर -8, क्योंकि e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा यानी कि 8 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, बट इसके आगे बिकॉज लगाओ। मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 8 बिकॉज px बराबर 4 इज इक्वल टू इतना। सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। 4 का प्रोबेबिलिटी, 4 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, या कोई फंक्शन के 4 बार सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 512/3 e टू दी पावर 8 है। इससे यह पता चल रहा है कि मीन 8 है? नहीं। मीन कैसे पता चला? np से पता चला। np से पता चला तो हम ऑप्शन देंगे 20 का बी। मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आज हमारा सेक्शन बी, यहां सेक्शन ए खत्म होता है, और आई होप कि आप लोगों को पूरा 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, ताकि हम और सुधार कर सके, और आपको क्या चाहिए वो हम बता सके। और आप तैयार रहिए, आप अपने कॉपी पेन और अपने ड्रीम्स को लेकर के यहां चैनल पे जुड़े रहिए। हम आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार है, और आपके जो भी सपने हैं, हर वो सपने को आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला पूरा करने को तैयार है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अभी हम बहुत जल्दी इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, इसका सेक्शन सी का प्लेलिस्ट लाएंगे, इसकी सेक्शन डी की प्लेलिस्ट लाएंगे, सेक्शन ई, हर सेट की प्लेलिस्ट लाएंगे। हमारे और भी हाईली ट्रेन्ड मैथमेटिक्स फैकल्टीज हैं, और जो आपके लिए और सैंपल पेपर लेकर के आ रहे हैं। हम आपके साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, वो सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। मतलब आपको कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी आपकी अचीवमेंट के लिए। So, all the best. Thank you so much.